तो कक्षा 9 में दूसरी चैप्टर है वास्तविक संख्याओं के घातांक। वास्तविक संख्याओं के घातांक, और इंग्लिश में पुस्तक में लिखा हुआ है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर्स। और वास्तविक संख्या या रियल नंबर क्या होता है पहले बताए थे। 5-6 प्रकार की संख्याओं का समुच्चय, जिसमें रियल नंबर होता है, नेचुरल नंबर होता है, और इंटीजर्स होते हैं, और रैशनल नंबर होता है, इररेशनल नंबर होता है। तो इन 5 प्रकार की संख्याओं के समुच्चय को रियल नंबर बोलते हैं। जी सर। अब इन्हीं रियल नंबर्स का हमें निकालना है घातांक। तो घातांक जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक घात और दूसरा अंक। यानी किसी के ऊपर जो घात लगी रहती है वो उसका घातांक है। जैसे मान लो x है, x के ऊपर घात लगी हुई है n, तो n जो है ये घातांक है। n को बोलेंगे घातांक। और ये नीचे वाले क्या बोलेंगे फिर? आधार बोलेंगे। आधार बोलेंगे। आधार को इंग्लिश में कह सकते हैं बेस बोलेंगे इसे, और घातांक को हम बोल देंगे एक्सपोनेंट्स, है ना। घातांक बोल सकते हैं हम एक्सपोनेंट्स। जैसे इसको पढ़ते हैं कैसे, जैसे मान लो 4 की घात 5 लिखा हुआ है, मान लो 4 की घात 5 लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे कैसे? एक तो 4 की घात 5 इस तरीके से पढ़ लें, 4 स्क्वायर 4 एक 4 की घात 5 पढ़ सकते हैं, या ऐसे पढ़ सकते हैं 4 आधार की घातांक 5। कठिन है लेकिन गणितीय विधि हिसाब से ऐसे बोल सकते हैं 4 आधार पे घातांक 5, या 5 एक्सपोनेंट ऑन द बेस 4 ऐसे बोल सकते हैं, या 5 ऑन बेस 4 ऐसे बोल सकते हैं। देखो कैसे कैसे बोल सकते हैं, एक 5 ऑन बेस 4 ऐसे बोल लें, या 5 ऑन 4 ऐसे बोल सकते हैं। जैसे इंग्लिश में 4/5 ये लिखे हुए 4/5, तो इसको क्या बोलते हैं? 4/5। इसको बोल सकते हैं 4/5, या बोल सकते हैं 4/5, या 4/5 ना, या 4/5 4/5 बोल लें, या 4/5 बोल लें, या 4 क्या बोल रहे थे? डिवाइड बाई 5 बोल लें। इसी तरीके इसको क्या क्या बोल सकते हैं एक तो 5 ऑन बेस 4, या 5 ऑन 4, या 4 की घात 5 हिंदी में बोल रहे हैं 4 की घात 5, और क्या बोल सकते हैं इसको? 5 एक्सपोनेंट ऑन बेस 4 ऐसा बोल लें, या 4 आधार पर घातांक 5, या घात 5 बोल लें। इस तरीके से इसको बोल सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे सूत्र हैं। जैसे अगर किसी के ऊपर जितनी घात लगी हुई, जैसे 4 की घात 5 लगी हुई है, इसका मतलब हुआ कि 4 को 5 बार लिखना है 4 की घात 5 मतलब 4 को 5 बार लिखना है, मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे 4 बार लिखना है, ठीक है ना। यानी कोई संख्या है a, इसकी घात है मान लो b। b मतलब ये हुआ कि a का गुणा इतनी बार करो जितनी बार b में कह रहा है। कितनी बार करो? b बार करो, b बार करो। जैसे 4 का गुणा 5 में, 4 की घात 5 मतलब 4 का गुणा 5 बार करो, तो a का गुणा करते जाओ कितनी बार? b बार। तो ये होता है एक सूत्र, सिंपल सा। ये पहला फार्मूला F1 लिख देते, फार्मूला 1। दूसरा फार्मूला, जैसे मान लो कि कोई चीज़ लिखा हुआ है इस रूप में, माइनस की घात के रूप में। जैसे मान लो 4 की घात -5 ही होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1/4 की घात 5। जैसे कोई अगर गिनती लिखा हुआ है या a लिखा हुआ है और इस पर घात लगी हुई है -b, तो इसको हम लिखेंगे 1/a की घात +b। इनवर्स कर लेंगे कुल मिलाकर के। और जब भी किसी संख्या का इनवर्स करते हैं तो उसकी संख्या जो चिन्ह है वो बदल जाता है। जैसे a की घात -b है तो इसका इनवर्स करेंगे, जब भी
एक के बटे में कोई चीज़ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इनवर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिलोम। जब भी एक के इनवर्स में कोई चीज़ करेंगे तो उसको इनवर्स बोल सकते हैं। तो a की घात माइनस बी का मतलब हुआ a की घात 1/a की घात b। तो ये हो गया दूसरा फार्मूला। तीसरा क्या है, हम a की घात n को n के सभी पूर्ण मान धनात्मक, शून्य व ऋणात्मक के लिए परिभाषित कर सकते हैं। a की घात n को a की घात n भी कहते हैं। अच्छा ठीक, यहाँ a घात n में वास्तविक संख्या a को आधार कहते हैं और n को घातांक एक्सपोनेंट कहते हैं, या फिर इसको इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है किताब में, एक्सपोनेंट बोल लें या इंडेक्स भी इसको बोलते हैं, INDEX बोल सकते हैं। अब पूर्ण घातांक के कुछ नियम है, लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। यदि a एक वास्तविक संख्या है तथा mn धनात्मक पूर्णांक है तब, यानी कुल मिलाकर के इधर देखो, इसके क्या क्या सूत्र बन सकते हैं, संभावित सूत्र। जैसे मान लो दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, एक संख्या है a, एक संख्या है b, इसका हो रहा है गुणा, और इस पे घात लगी हुई मान लो c, इस पे घात लगी हुई मान लो d। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अगर इस पे भी c है और इस पे भी c है, ठीक ना, इस पे भी घात c है, इस पे भी घात c है, इसका मतलब हो गया a गुणे b दोनों की घात से, दोनों पे घात c लगी हुई ना, तो a गुणे b दोनों की घात से। इसका मतलब मान लो 3 के पावर 2 लिखा हुआ है गुणे 4 की पावर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 3 गुणे 12 4 की पावर 2 यानी कि 12 की पावर 2 यानी कि 144 जी। इसको अगर इसको अलग अलग करके देखो, 3 के स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 ना भैया नहीं है 44। 144। तो एक्सपोनेंट्स का ये जो फार्मूला है यूज करने से फ़ायदा ये होता है कि लंबे प्रोसेस में जाने से बच सकते हैं और छोटे में ही निकल आता है अपना सवाल का उत्तर। तो ये हो गया तीसरा फार्मूला कि अगर आधार बदले हुए हैं, इसमें आधार कुछ है, इसमें आधार कुछ है और घातांक और सेम है, तो क्या करेंगे, आधार का गुणा कर लेंगे और दोनों पे घातांक वही लगा देंगे। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि आधार मान लो a है और दूसरा भी आधार a है, इसमें मान लो घात b है, इसका गुणा हो रहा है, दूसरा भी आधार a है और इस पे घात c है मान लो। यानी पहले में क्या स्थिति ली है कि आधार को बदल लिए और घातांक को सेम कर लिया। आधार समान होने पर घातांकों को जोड़ लिया जाता है। नहीं, आधार समान होने पर यदि गुणा हो रहा है तो घातांक को एक बार लिख लिया जाता है। इधर देखना, इधर अगर आधार बदले बदले हैं और घातांक सेम है और इन दोनों का गुणा हो रहा है तो इन दोनों गुणा कर लेंगे, आधारों का गुणा कर लेंगे और घातांक एक बार लगा देंगे। लेकिन आधार अगर सेम है और घातांक बदले बदले हैं तो आधार को एक बार लिख लेंगे और घातांकों को जोड़ लेंगे। वो कहते ही आधार एक होने पर घातांकों को जोड़ लेंगे, हाँ, और घातांक सेम होने पर और आधार अलग अलग होने पर घातांक एक बार लिखा जाता है, घातांक एक बार लिखा जाता है और नीचे वाला गुणा कर लिया जाता है। तो ये हो गया अपना फार्मूला चौथा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं। जैसे मान लो इसमें कोई एग्जाम्पल ले लें कि मान लो 3 है, 3 पे घात 3 है मान लो, गुणे इसका भी आधार 3 ही है और घात मान लो 6 है घातांक, तो क्या हो जाएगा इसका, एक बार 3 लिखें ऊपर 3 + 6 लिखें यानी 3 की घात 9 यानी 3 गुणे 3 गुणे 9 बार। ये हो गया उदाहरण इसका। अगला हो सकता है भाग में, जैसे मान लो कोई संख्या है a, कोई संख्या है b, a के ऊपर घात लगा है मान लो c और b के ऊपर भी घात लगा हुआ है c। तो इसमें क्या हो जाएगा, a पे भी घात c है, b पे भी घात c है, तो लिख सकते हैं a/b पूरे पे घात c। ठीक है, यानी आधार अलग अलग है और घातांक सेम है और उनका भाग हो रहा है, तो आधार को एक बार लिख लेंगे, घातांक को एक बार लिख लेंगे।
तो ये हो जाएगा अपना फार्मूला 5वां। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है कि आधार अलग अलग हों ना, नहीं, आधार जो है सेम हो और घातांक अलग अलग हों। जैसे मान लो कि a है, a पे घात c है ना, और नीचे भी a है और a की घात d है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखो इसको कैसे कर सकते हैं हम। ये मान लो सवाल टाइप का, मान लो इसको समझ लो। तो ये a की घात c है और ये है 1/a की घात d, यही तो। और पहले ही बताए थे 1/a की घात d, इसको जब ऊपर लाएंगे तो 1/a की घात माइनस d हो जाएगा, बटे नहीं होगा, a की घात माइनस d हो जाएगा। जैसे पिछले पेजों में इधर बता देती हूँ। मान लो कि a की घात माइनस b है, तो इसको हम लिख सकते थे 1/a की घात b। अगर कहीं 1/a की घात b है तो इसको लिख सकते हैं 1/- b, मतलब 1 घात माइनस b। ऐसे ही इसमें है, हम लिख सकते हैं कि a की घात माइनस d बराबर 1/a की घात d। ये चीज़ हमें मालूम है पहले से, है ना। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, a की घात c गुणे इस पूरे पद के लिए हम a की घात माइनस d लिख सकते हैं। ठीक है। अब आधार सेम सेम है, आधार सेम सेम है तो घातांकों को जोड़ लेते हैं। तो घातांकों को जोड़ लेते हैं, यानी कि पहला घातांक c है और दूसरा घातांक माइनस d है, इन दोनों को जोड़ लिए तो a की घात c प्लस माइनस d। तो ये हो गया अपना फार्मूला 6। ठीक है। जब आधार सेम हो, घातांक अलग अलग हों, तो आधार एक बार लिख करके घातांकों को घटा देंगे, सिंपल सा। घातांकों को जोड़ा ही जा रहा है इसमें भी, लेकिन वो प्लस माइनस होकर के माइनस हो गया है। ठीक है। अगला फार्मूला क्या है, जैसे मान लो कोई संख्या है a, इस पे घात लगी हुई b और इस पूरे पे घात लगी हुई है c। तो ऐसे में दोनों घातांकों को गुणा कर लेते हैं जी। यानी कि a की घात b गुणे c। ये हो गया अपना फार्मूला 7। जैसे मान लो कोई संख्या है a, इसका गुणा हो रहा है b में और इस पूरे पे घातांक लगा हुआ है मान लो c। इसका मतलब ये हुआ कि a की घात भी c है गुणे b की घात भी c है। ये वाला फार्मूला पहले ही बताए थे। ये हो गया फार्मूला 8। जैसे एक एग्जांपल ले लें इसमें किताब में से, 1/2 की घात 5 गुणे -2/3 की घात 4 गुणे 3/5 की घात -1। 1/2 की घात 5 गुणे -2/3 की घात -4 गुणे 3/5 की घात -1 -1। आई तो डोंट गुणा में जैसे मान लो ये a है जी और सबका आधार बदला बदला है, जी घातांक भी बदले बदले हैं। जी। तो a की घात b है गुणे c की घात d है गुणे a की घात f है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सबका अलग अलग करेंगे, सबका अलग अलग करेंगे, क्योंकि इस प्रकार कोई सूत्र ही नहीं है। या तो आधार बराबर होता या तो घातांक बराबर होता, तब हम कोई ना कोई सूत्र निकाल सकते थे। तो इसमें इस प्रकार कोई फॉर्मूला है नहीं, तो इन सबको अलग अलग एक्सपोनेंट करेंगे, इसको अलग अलग मतलब विस्तारित करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे या एक्सपेंड करेंगे। 1 गुणे 5 तो 1/, ये अपने आप में फार्मूला हो सकता है कि a/b की घात 5 है तो a की घात भी 5 b की घात भी 5। a/b पूरे पे घात c है तो इसका मतलब a पे भी c है और b पे भी c है। जी। ये तो हो सकता है, तो यही इसमें लगाएंगे। तो a पे भी 5 है और b पे भी 5 है गुणे -2/3 की घात 4 है ना। तो इसको लिख सकते हैं -2 की घात 4 बटे 3 की घात 4।
गुणे 3/5 की घात -1। 3/5 ही लिख सकते हैं। नहीं नहीं, 3/5 की घात -1 को लिख सकते हैं 5/3। देखो, जब भी किसी संख्या के ऊपर -1 लगा रहे, देख लो, जब भी ए कोई संख्या है या ए कोई परमेय संख्या है, इस पे घात -1 लगी हुई है, इसका मतलब इनवर्स होता है। -1 मतलब इनवर्स होता है, बताए थे पहले। जी। इनवर्स मतलब ये होता है कि 1/a, यानी ए का इनवर्स 1/a और 1/a का इनवर्स ए। 3/5 का इनवर्स 5/3। ठीक है, अब इस पे घात हट गया, ए की घात 5 मतलब ए गुणे 5 बार, तो 5 ही हो, सॉरी 1 ही होगा, बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे -2 की घात 4। अच्छा, एक चीज़ और जान लो कि अगर घातांक सम संख्या है, जैसे मान लो कोई आधार माइनस में है, कोई ए संख्या है जिसका आधार, ये आधार है माइनस में है, इस पे जो घातांक है वो कोई सम संख्या है, वो कोई सम संख्या है, तो इसका उत्तर जो भी आएगा, यानी इसको एक्सपेंड जब करेंगे, जैसे -1 गुणे -1 कितनी बार, जितनी बार ऊपर लिखा हुआ, मान लो n बार लिखा हुआ है तो n बार एक्सपेंड कर दिए। n जो है कोई एक सम संख्या है, जैसे कि 4, 6, 8 इस तरीके से है, तो इसका उत्तर चाहे जो भी आएगा वो धनात्मक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो इस पे 4 जो है वो एक सम संख्या है, तो -2 गुणे -2 गुणे -2 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तर चूंकि धनात्मक आना है, इसलिए 2 गुणे 2 करते हैं बार बार, ऐसे 4 बार। ठीक है, और इस पे भी 4 बार, गुणे 5/3, तो 1/, हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 4 दूनी 8 8 32, गुणे ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 दिया, 7 त्रिक 21, 2 3 दूनी 6, 7 2 7 1 8 कैसे 9 91, गुणे 5/7 7 1 8 मुझे गलत है। 7 त्रिक 21 का 2, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है 81। अब ये कटे कहीं, 16 का नाम 16, 16 दूनी 32, और कहीं जाएगा नहीं, जाएगा तो सामने सामने कर लेंगे गुणा, तो हो गया ऊपर 5 और नीचे हो गया 3 दूनी 6, 81 6 6 6 8 छंग 42, 8 छंग 48, 486, तो 5/486। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। एक फार्मूला है, जैसे मान लो कोई संख्या है a, इस पे कोई संख्या है मान लो c/d, a आधार पे घातांक c/d, जी a आधार है, c/d घातांक है, जी सर। तो इसको किस किस रूपों में व्यक्त कर सकते हैं? एक इसको लिख सकते हैं a गुणे 1/d, इन दोनों पे पावर c, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a गुणे मतलब a की घात c और इन दोनों पे घात 1/d, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो बस यही 3 रूप, इसी 3 रूप, ये एक फार्मूला समझ लो इसको। तो इसके आधार पे एक सवाल है, ये 2 की घात 2/3, 2 की घात 1/3, 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/3, बिंदी ना करना गुरे लगा दो अगर। तो सिंपल सा, ये आधार a है तो a की घात b है, गुणे दूसरा भी आधार a ही है लेकिन घातांक बदल गया है, तो इसका फार्मूला ये है कि a की घात पे घातांक को जोड़ लेंगे, यानी 2 आधार पे 2/3 प्लस 1/3, यानी 2 घातांक पे 3/3 यानी 1, और कोई संख्या मान लो a है और इस पे घात 1 लग गया तो इसका मतलब वही संख्या हो जाती है। समझ में। और कोई संख्या a है
उस पर अगर घातांक 0 लग जाती है तो उसका मतलब 1 हो जाता है। तो ये भी एक सूत्र ही मान लें इसे। किसी संख्या पे घातांक 1 है तो उसका मतलब a ही हो गया, किसी संख्या पे घातांक 0 है तो उसका मतलब 1 ही हो गया। ये एक तरीके से अभिगृहित मान लें, क्योंकि इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये स्वयं सिद्ध है। आंसर आ गया। तो इसका मतलब हो गया 2, ये हो गया आंसर। ऐसे ऐसे 3 की घात 1/5 की घात 4 है, तो ये भी ऐसा लगेगा 3 की घात 5 की घात 1/4। तो पहले देखें, जैसे मान लो a आधार पे b है, इस पे घातांक c है, तो इसका मतलब हो गया a आधार पे घातांकों का गुणन, यानी 3 आधार पे 5 गुणे 1/4, यानी 3 5/4। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। 7 की घात 1/5 बटे 7 घात 1/3, इसका उत्तर आ गया 7 की घात 2/15। 13 की घात 1/5 गुणे 17 की घात 1/5, इसका उत्तर आ गया 221 की घात 1/5। 64 की घात 1/2 के लगाने का प्रोसेस ये हो गया। अब किसी भी संख्या के ऊपर घात 1/2 है, इसका मतलब कि उस संख्या का वर्गमूल निकालना है। जैसे 64 पे घात 1/2 है, इसका मतलब ये होगा कि 64 का वर्गमूल निकालना है। तो उत्तर 8 आ गया वैसे भी, लेकिन लगाने का प्रोसेस ये होगा। तो 32 पे घात 1/5 में सबसे पहले 32 का लासल लिए, तो 2 जो है 5 बार आया, तो 2 32 को एक्सपेंड कर दिए 2 के फॉर्म में, फिर घात 1/5 हो गया। 2 5 बार था तो 2 की घात 5 पूरी घात 1/5, फिर उन दोनों का गुणा कर लिया आपस में, तो उत्तर हो गया 2। 125 पे घात 1/3, जब भी 125 पे घात 1/3 हो, इसका मतलब उसका घनमूल निकलना है। तो 125 का घनमूल 5 होता है, 5 5 25 पंचे 125। और जब भी किसी संख्या के ऊपर घात 1/2 है, मतलब कि वर्गमूल निकलना है, और 1/3 है तो घनमूल निकलना है। लेकिन लगाने का प्रोसेस इस तरीके से होगा कि पहले 125 को एक्सपेंड कर दिए 3 बार में, फिर लास्ट में m×n वाला सूत्र लगा दिए, तो 5 आंसर आ गया। 32 की घात 2/5, ठीक है। अब बराबर 32 की घात 2/5 ना। अब 32 का मैं इधर लासा निकाल लेता हूँ। 2 एकम 2, 2 छन 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 5 बार आ गया, तो बराबर लिख के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इस पे पूरी की घात 2/5, इसको मिटा दे रहे हैं। अब फिर बराबर, अब 2 की घात 5, यहाँ 2 की घात 5 कर लो, और पूरे की घात 2/5, ठीक है। अब आगे 2 की घात 5, 5 की घात 2 गुणे 2/5, ठीक है ना। अब बराबर 2 की घात 2 बराबर 2 गुणे 2 बराबर 4, बराबर 4 आंसर W। 16 पे घात 3/4, 16 और 3/4। अब 16 का जैसे मान लो लासा निकालेंगे, तो 2 गुणे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
16 का जब लासा एलसीएम निकालेंगे तो यही 2 बार आएगा। तो इसकी पूरी की घात 4, 3/4 बराबर क्या कहते हैं, अब 2 की घात 4 और पूरे की घात 3/4। उसके बाद 2 की घात 4 गुणे 3/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 2 की घात 3 आ जाएगा। अब 3 का गुणा कर लें 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 और उत्तर 8 आ जाएगा। फार्मूला लिख रहे हैं ए गुणे बी, ए की घात सी और थोड़ा सा गलती हो गई, आधार सेम है ए, उसका घात बी डी ना। अब बराबर आधार सेम है, घातांकों को जोड़ लिया जाता है ना। अब 2 की घात 2/3 गुणे 2 की घात 1/5, 2 की घात 2/3 प्लस 1 की घात 1/5 बराबर 2। अब 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3, 5 तिहाई 15, 2 की घात 2 और 10 3 13/15 आंसर वही ना, 13/15 आंसर WER A/B। अब पूरे भी पॉस 7 ना, ओ पूरे पॉस सी, अब बराबर ए पे भी सी और बी पे भी सी, बी पे भी सी। अब मतलब सवाल लिख रहे हैं 1/3/3 पूरे पे घात 7 बराबर 1 पे भी 7 और 3/3 पूरे पे 7 और इसके बाद 7 का एक साथ ही होगा, इसके बाद 3, अभी ए बाहर जाएगा तो 3 घात गुणा हो जाएगा, गुणे 7 ना। उसके बाद क्या कहते हैं 1/21 WER आंसर। आधार समान है तो घातांकों को घटा दिया जाता है। अब सूत्र लिख रहे हैं, जैसे देख लीजिएगा, ऊपर वाला ए और नीचे वाला भी ए, और ऊपर जैसे मान लो बी जैसे और नीचे सी, अब बराबर ए बी माइनस सी, सही है, बी माइनस सी बी, ठीक है ना। अब आगे चल रहे हैं सवाल लगाने। 11/1/2 गुणे 1/11/1/4। अब आगे 11/1/2 गुणे 11, सॉरी गलत हो गया, 11 गुणे -1/4
ठीक है 11 11 घात 1/2 घात 1/2 प्लस 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 ब्रैकेट में -1/4 ब्रैकेट में -1/4 घात 11 नहीं घात 1 ही है, सेम है, बराबर हो जाएगा। अब घातांकों को घटा लेंगे। 11 घात 1/2 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 1 घात 4। उसके बाद 11 घात, अब 4 एकम 4, 2 एकम 2 माइनस 8, 4 दूनी 8। अब बराबर 11 घात 2 में से 2, 4 में से 2 गए 2 और बटे 8, 11 2/8 आंसर। 1/4 अब इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 बराबर 1/4 आंसर। मैंने यहाँ काट के भी दिखा दिया आप सबको, वैसे तो लिख सकते थे। आंसर ANSWER। क्या कहते हैं, आधार समान नहीं है, घातांक समान है। तो सूत्र देखिए, A और गुणे से B B और C। ऊपर घातांक समान है तो C A गुणे B और घातांक C। अब 7 A की जगह पे मैंने 7 लिख दिया और गुणे 8, अब पूरे की घात 1/2 बराबर। उसके बाद 8 सते 56, 56 की घात 1/2 वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये हो जाएगा। वर्गमूल निकलेगा नहीं, यही आंसर हो जाए ANSWER। आगे का सवाल अगले एपिसोड में। धन्यवाद।